तो नमस्ते। आज हम दो ऐसे शब्दों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जिनको आप रोजमर्रा की जिंदगी से भली भांति पहचानते हैं। पहला है क्वालिटी और या गुणवत्ता, और दूसरा है कॉम्पिटिटर या प्रतिद्वंदी। और हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम उत्पादों या सेवाओं की क्वालिटी के बारे में काफी बात करते हैं, फिर भी हम उनको इस नजरिए से समझेंगे कि अगर हम व्यापार चला रहे हों या व्यवसाय चला रहे हों तो क्वालिटी शब्द का मतलब या गुणवत्ता का मतलब क्या है, इससे हमारे व्यवसाय पे क्या क्या असर हो सकते हैं, और हमें गुणवत्ता के किस किस पहलू पे निगरानी रखनी चाहिए। तो हम इसी साधारण शब्द को विस्तार से एक सिस्टमैटिक वे में समझेंगे जिससे आपके व्यवसाय को फायदा हो। उसी तरह से प्रतिद्वंदी इस शब्द को भी हम विस्तार से समझेंगे एक सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि आपका व्यवसाय प्रतिद्वंदियों का सामना सफलता के साथ कर सके और आपका व्यवसाय बढ़े। तो पहले हम शुरू करेंगे क्वालिटी या गुणवत्ता की डिस्कशन के साथ, और हम बार बार हर कॉन्सेप्ट को उदाहरणों के साथ डिस्कस करेंगे ताकि इसका मतलब स्पष्ट हो। सबसे पहले शुरू करते हैं, गुणवत्ता क्या है ये समझने में। तो अगर आप सोचेंगे कि गुणवत्ता क्या है या गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करेंगे, तो रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम इसके बारे में कई बार बात करते हैं। हम कुछ खरीदते हैं तो कहते हैं कि उस उत्पाद की गुणवत्ता खराब है, या इस दुकान से खरीदे गए सामान की गुणवत्ता बेहतर है, फलाना दुकानदार से खरीदने से हमें पता चला है कि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। कई बार इस प्रकार से हम बात करते हैं। तो सामान्य तौर पर जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं, जब कुछ खरीदते हैं या जब किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं या किसी सेवा का उपयोग लेते हैं, तो हम गुणवत्ता किसे कहते हैं? अभी आप ही सोच लीजिए, जब आप दाल खरीदते हैं तो आप कौन से दाल को बेहतर समझेंगे या किसमें बेहतर गुणवत्ता मानेंगे? जो कंकड़ वाली दाल है या बिना कंकड़ वाली दाल? जवाब स्पष्ट है। जो बिना कंकड़ वाली दाल है वो कंकड़ वाली दाल से बेहतर है। जब आप कपड़ा खरीदते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं तो आप गुणवत्ता, कपड़े की गुणवत्ता या क्वालिटी से क्या समझते हैं? तो आप उस कपड़े को ज्यादा गुणवत्ता वाला मानते हैं जिसका रंग पक्का हो, या फिर वह कपड़ा जिसका रंग 3 धुलाइयों के बाद उतरने लगे। और ये हमने बहुत बार देखा है कि हम कहीं से किसी दुकान से कपड़ा खरीदते हैं या किसी एक प्रकार का कपड़ा खरीदते हैं तो वो उसका रंग जल्दी छूट जाता है, क्योंकि तो क्या हम उसको अच्छी गुणवत्ता वाला कपड़ा मानेंगे? उसी दुकान से दोबारा वही कपड़ा खरीदेंगे, इसकी संभावना है। उसी प्रकार से अगर आप चाय के बारे में सोचें तो आप अच्छी क्वालिटी की चाय या बढ़िया गुणवत्ता वाली चाय किसको समझेंगे? जो ज्यादा दूध से बनी हो या कम दूध से बनाई गई हो, जिसमें दुकानदार ने पैसे बचाने के लिए कम शक्कर डाला है या जिसमें ज्यादा शक्कर है। ये इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब हम सबको मालूम है। तो फिर सही गुणवत्ता क्या है, और गुणवत्ता की बात हम किसके नजरिए से कर रहे हैं?
तो अगर आप ध्यान देंगे, हमने जो ऊपर के 3 उदाहरण थे उसमें मैंने कहा कि जब हम कुछ खरीदते हैं, चाहे वो दाल हो या कपड़ा हो या दूध हो, और उसको इस्तेमाल करके हमें क्या लगता है, उसके आधार पर हम गुणवत्ता का निश्चय कर रहे हैं, निश्चय ले रहे हैं। तो गुणवत्ता हमेशा ग्राहक के नजरिए से समझनी चाहिए। जब आप व्यवसाय चला रहे हो तो गुणवत्ता आपको ग्राहक के नजरिए से समझनी है। ऊपर चाय का ही आप उदाहरण देख लीजिए। कुछ ग्राहक होंगे जिनको शायद कम शक्कर वाली चाय चाहिए या बिना शक्कर वाली चाय, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको खूब शक्कर वाली चाय चाहिए। और उनके लिए शक्कर न होना या शक्कर कम होना मतलब ये चाय अच्छी नहीं है, वो शायद दोबारा उसी दुकान से चाय खरीदने नहीं जाएंगे। तो प्रश्न सही गुणवत्ता क्या है? पहली बात तो ये है कि वो ग्राहक के नजरिए से है। हमेशा सही गुणवत्ता ग्राहक के नजरिए से समझी जाती है। दूसरी बात, जो ये चाय और चीनी के उदाहरण से साफ स्पष्ट होगी, जबकि गुणवत्ता के कुछ पहलू निरपेक्ष होते हैं, जैसे कि दाल में अगर कंकड़ हुए तो वो बुरी क्वालिटी की है, उसमें गुणवत्ता नहीं है। गुणवत्ता के कुछ पहलू निरपेक्ष होते हैं, पर कुछ पहलू व्यक्तिपरक मतलब खरीदार के दृष्टिकोण पर आधारित भी हो सकते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण लेते हैं कि हम किस प्रकार के साबुन को अच्छा समझते हैं। किसी सभी को वो वैसा साबुन चाहिए जो अच्छी तरह से साफ करता हो, पर उसके अलावा कुछ लोगों को साबुन के सुगंध से भी मतलब है। किसी को नींबू की सुगंध वाला साबुन चाहिए, किसी को गुलाबों की सुगंध वाला। जिन लोगों के लिए सुगंध जरूरी है उनको बस उसी सुगंध का साबुन चाहिए, और वो किसी और साबुन को इतनी गुणवत्ता का नहीं मानेंगे। तो ये भी एक उदाहरण है कि कई बार गुणवत्ता व्यक्तिपरक होती है, खरीदार के दृष्टिकोण पर आधारित होती है। एक और प्रश्न पूछते हैं, इस पे सोच विचार करते हैं। आप अगर 10 रुपए के साबुन के बदले में 30 रुपए का साबुन खरीदते हैं या 50 रुपए का साबुन खरीदते हैं, तो इनसे क्या आप समान स्तर की गुणवत्ता की उम्मीद करते हैं? ग्राहक के नजरिए से देखें तो वो ज्यादा गुणवत्ता की उम्मीद किस साबुन से करेगा? 50 रुपए वाले साबुन से, 30 रुपए वाले से, या 10 रुपए से? तो कई बार गुणवत्ता मूल्य संबंधित भी हो सकती है कि अगर आप व्यवसाय चला रहे हो और आपने अपने उत्पाद या सेवा का मूल्य ऊंचा रखा, तो ग्राहक को उससे ज्यादा गुणवत्ता की उम्मीद होगी। ये बात भी ध्यान में रखने लायक है, क्योंकि कई बार हम व्यापार से लाभ बढ़ाने के लालच में दाम या वस्तु का मूल्य बढ़ा देते हैं, और ये भूल जाते हैं कि मूल्य बढ़ाएंगे तो ग्राहक को गुणवत्ता की उम्मीद भी जो ग्राहक की है वो बढ़ जाएगी। तो दोबारा गुणवत्ता क्या है और इसे कैसे सुनिश्चित करेंगे, इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। गुणवत्ता को उस सीमा के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां तक एक उत्पाद या सर्विस ग्राहक के दृष्टिकोण से मांग को पूरा करते हैं। तो दोबारा
जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा था, यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि गुणवत्ता ग्राहक के दृष्टिकोण से परिभाषित होती है या निश्चित होती है। ग्राहक की उम्मीद क्या है? तो गुणवत्ता को हमें ग्राहक के दृष्टिकोण से समझना है और ग्राहक के दृष्टिकोण से ही गुणवत्ता अपने उत्पाद या सेवा में लानी है, ताकि ग्राहक की उम्मीद या ग्राहक की मांग पूरी हो सके। तो फिर अगर गुणवत्ता को हम इस तरह से देखते हैं कि ग्राहक के दृष्टिकोण से, तो हम अच्छी गुणवत्ता को कैसे परिभाषित करेंगे? ये दूसरे पॉइंट में है। अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद लगातार ग्राहकों की उम्मीदों को पूरा करते हैं या उससे भी बेहतर होते हैं, कि ग्राहक की जो उम्मीद है उससे भी ज्यादा अच्छी उत्पाद या सेवा हो, या कम से कम उम्मीद को पूरा करें। तो गुणवत्ता फिर ग्राहक के नजरिए से देखेंगे तो गुणवत्ता के कई पहलू हैं और कई प्रकार से परिभाषित हो सकती है। अगर आप खाने पीने की वस्तु के बारे में कहें तो एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि क्या ये उत्पाद सुरक्षित और सेहतमंद है। अगर आप कपड़ों की बात करें या आपके मान लीजिए मोबाइल फोन की बात करें, तो ये भी पूछ सकते हैं ये उत्पाद कब तक चलेगा, या बिना खराब हुए कब तक चलेगा। अगर ये मोबाइल फोन है, कपड़ा है तो रंग न निकले, उसका रेशा रेशा न फटे, ये कब तक चलेगा, अच्छी हालत में कब तक बना रहेगा कपड़ा। सेवाओं के बारे में और उत्पाद के बारे में कई बार ये प्रश्न भी आता है कि क्या उत्पाद को साफ सफाई से बनाया गया है, या सेवा के बारे में सोचें तो सेवा का उपयोग हम जिस वातावरण में कर रहे हैं क्या वो साफ सुथरा है। अगर ब्यूटी पार्लर है तो वो कमरा जहाँ पे बाल काटे जा रहे हैं या मैनिक्योर पेडिक्योर हो रहा है वो कितना साफ सुथरा है, दिन में कितनी बार उसकी सफाई हो रही है। क्योंकि अगर ब्यूटी पार्लर में फर्श पर आपको सुबह से जिन 5 लोगों ने बाल कटवाए हैं उनके बाल बिखरे हुए मिले, तो आपको वहां जाके बैठने का और अपने बाल कटवाने का मन नहीं करेगा। विशेष रूप से अब जब हम सब सेहत के मामले में ज्यादा सोच रहे हैं इस साल। तो अभी नीचे आप प्रश्न देखिए कि अगर एक चाय की दुकान है रामू की, उसको हम टेस्टी चाय की दुकान कहते हैं, और मान लीजिए ये हाईवे के निकट है, तो टेस्टी चाय की दुकान के विषय में अच्छी गुणवत्ता क्या होगी? इस दुकान के ग्राहकों के लिए अच्छी गुणवत्ता क्या होगी? तो आप कुछ क्षणों के लिए या कुछ मिनटों के लिए वीडियो पॉज करके इसके बाद इसका जवाब लिख लीजिए, या कम से कम इसके बारे में सोच लीजिए। फिर हम यही फिर से रीस्टार्ट करके आगे का सुनिए। तो जो प्रश्न पूछा उसका जवाब थोड़ी देर में डिस्कस होगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कुछ देर पहले पूछा कि साबुन का उदाहरण लेके ये पूछा कि गुणवत्ता और मूल्य का क्या रिलेशनशिप है, ये किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो अब इसी विषय पे चर्चा करेंगे, कीमत या मूल्य पे। तो कुछ ग्राहक उत्पादों और सेवाओं के लिए अधिक पैसे देने को तैयार हैं जो उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। अन्य ग्राहक उनकी इतनी क्षमता नहीं है, वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों और सेवाओं के लिए
कम पैसों का भुगतान करेंगे। लेकिन चाहे ग्राहक अमीर हो या गरीब हो या मध्यम वर्ग का हो, वो कितने चाहे ज्यादा पैसे दें या कम पैसे दें, दोनों में हर प्रकार के ग्राहकों को उत्पाद या सेवा में गुणवत्ता की अपेक्षा होती है, जिसके लिए वो पैसे भुगतान कर रहे हैं। तो व्यवसाय जो चला रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अगर आपने अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझ लिया है और अपने उत्पाद की गुणवत्ता तय कर ली है, तो आप इसका मूल्य कैसे निर्धारित करेंगे, इसके लिए सही दाम कैसे निश्चित करेंगे। तो उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं या उदाहरण दे सकते हैं कि मान लीजिए अंजलि साबुन बनाना शुरू करती हैं, वो नीम का साबुन बनाती हैं और मार्केट में जब आप जाते हैं, दुकानों में आपने भी देखा होगा, विभिन्न प्रकार के साबुन हैं हर दुकान में। छोटी सी छोटी दुकान में भी आपको कई प्रकार के साबुन मिल जाएंगे। अंजलि विशेष रूप का हर्बल या जड़ी बूटियों की गुणों वाला साबुन बना रही हैं। उनमें से नीम भी एक चीज है जो उनके साबुन में है, और अंजलि को विश्वास है कि लोगों को नीम की शक्ति में बहुत विश्वास है, इसलिए उसका साबुन अच्छा बिकेगा। पर वो इसका मूल्य कैसे निर्धारित करे, ये बात अंजलि को सता रही है। और व्यवसाय में कई बार ये प्रश्न उठता है कि हम इस उत्पाद या सेवा का मूल्य कैसे निर्धारित करें। अगर मूल्य हमने ज्यादा ऊंचा रख लिया तो या तो कोई भी हमारी उत्पाद या सेवा को खरीदेगा नहीं, या कुछ ही लोग खरीदेंगे और हमारी आमदनी कम हो जाएगी। ऊपर से हमारे पास स्टॉक पड़ा रहेगा, इसलिए पूंजी, हमारी जमा पूंजी भी कम हो जाएगी। अगर हम मूल्य कम रखते हैं तो बिक तो जाएगा, शायद बहुत लोग खरीदेंगे, लेकिन हमारा शायद घाटे में बिजनेस चलेगा। इसलिए मूल्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक आसान सा तरीका हमने बताया है। इसमें से कोई भी बहुत मुश्किल कड़ी नहीं है, लेकिन आपको इस पूरे पथ पे चलना होगा, हर स्टेप के बारे में सोचना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप व्यवसाय चला रहे हैं, आप ये तो नहीं चाहते कि ये उत्पाद या सेवा को बेचकर आपको घाटा हो, तो आपको कम से कम ये देखना है कि इस उत्पाद को बनाने में कुल लागत जो है, बेच के कम से कम उतनी तो मेरी कमाई हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको हम लागत प्लस विधि कहते हैं, या इंग्लिश में कॉस्ट प्लस, कि हमारी जो कुल लागत है बेचकर कम से कम हम उतना तो कमा लें ताकि घाटा ना हो। ये सबसे पहला चरण है इस प्रोसेस में। तो यदि आप कर सकते हैं तो उत्पाद की एक इकाई के उत्पादन की कुल लागत का पता लगाएं और फिर गणना करें कि वांछित लाभ बनाने के लिए कीमत क्या होनी चाहिए। ये न्यूनतम मूल्य निर्धारित करता है। Sorry, Orup, I just made a mistake here. Sorry, I think we should restart. तो अभी हम प्रोसेस समझते हैं जिससे आप अपने उत्पाद या सेवा का मूल्य रख सकेंगे। इसके कई चरण हैं, प्रोसेस आसान है पर इसके कई चरण हैं, आपको हर चरण के बारे में सोचना होगा। तो सबसे पहला चरण क्या है, आप व्यवसाय चला रहे हैं। तो इतना तो स्पष्ट है कि आप
घाटे में नहीं चलाना चाहते और आप थोड़ा मुनाफा बनाना चाहते हो। दूसरा कि आप व्यवसाय चला रहे हो, आप उत्पाद बना रहे हो, तो आपको इसकी कुल लागत का अनुमान होगा। तो पहले दो चरण क्या हैं? इनको हम लागत प्लस विधि कहते हैं कि लागत जोड़ के यदि आप कर सकते हैं तो उत्पाद की एक इकाई के उत्पादन की कुल लागत का पता लगाएं। फिर गणना करें कि वांछित लाभ बनाने के लिए इस उत्पाद की कीमत क्या होनी चाहिए। यह न्यूनतम मूल्य निर्धारित करता है। अगर आप इस मूल्य से कम में बेचेंगे तो आपको वांछित लाभ नहीं मिलेगा, और अगर लागत से कम में बेचेंगे तो आप बिल्कुल घाटे में चले जाएंगे। तो हमें हमेशा ये न्यूनतम मूल्य, सबसे पहले ये न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना है जिसके नीचे हम बेचेंगे नहीं। और हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि हम जो वांछित लाभ निश्चित कर रहे हैं वो ज्यादा ऊंचा न हो। वो सोच समझ के हमें रखना चाहिए। तो आपने अब इस तरह से एक न्यूनतम मूल्य बना दिया। तो फिर से अंजलि की ही बात करते हैं। मान लीजिए अंजलि जो नीम का साबुन बनाती हैं, उन्हें पता चलता है कि उनका साबुन बनाने के लिए कुल लागत 20 रुपए या 25 रुपए है, 20 रुपए पकड़ते हैं, और वांछित लाभ उनका 25% है। तो उनके लिए न्यूनतम मूल्य 25 रुपए होगा। इससे नीचे वो बेचेंगी नहीं, इससे कम मूल्य में वो नहीं बेचने वाली है। अब आपने न्यूनतम मूल्य लगा लिया, पर क्या आप इससे ज्यादा बेच सकते हैं? ये समझने के लिए आप प्रतिस्पर्धियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। आप मार्केट जाएंगे और प्रतिस्पर्धियों के उत्पाद के बारे में पता लगाएंगे कि उनकी गुणवत्ता और कीमत क्या है, और उसके साथ अपने उत्पाद की तुलना करेंगे। ऐसे समान उत्पादों की कीमतें पता करें जो ग्राहक आमतौर पर खरीदते हैं, और जो आपके पदार्थ से ही मिलते जुलते हैं। तो अंजलि को जाके पता लगाना पड़ेगा कि अलग अलग तरह के साबुनों की मूल्य क्या है और उनकी गुणवत्ता क्या है। पता करें कि क्या ग्राहक आपके उत्पाद को प्रतियोगियों की तुलना में बेहतर, समान या बदतर मानते हैं। ये पता लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ग्राहक से ही पूछें। 3, 4 या 5 ग्राहक को अपना उत्पाद और प्रतियोगी का उत्पाद दिखाकर पता लगाएं कि आपका उत्पाद प्रतियोगी की उत्पाद की तुलना में बेहतर, समान या बदतर है। तो अभी अंजलि भी यही करती है। वो लोगों को अलग अलग साबुन देती है और अपना साबुन देती है और पूछती है कि कौन सा बेहतर है। उसे पता चलता है कि प्रतियोगियों की साबुन की तुलना में उसका साबुन काफी बेहतर है। फिर प्रतिस्पर्धी के उत्पाद के अनुसार अपने उत्पाद का मूल्य चुनें। अगर आपका उत्पाद प्रतिस्पर्धी के उत्पाद की तुलना में बेहतर है तो आप प्रतिस्पर्धी के मूल्य से ज्यादा मूल्य रख सकते हैं। अगर बदतर है तो आपको मूल्य प्रतिस्पर्धी से थोड़ा कम करना पड़ेगा, और अगर सामान्य है तो आप उतना ही मूल्य रख सकते हैं। तो अंजलि को जब पता चलता है ग्राहकों से कि उसका साबुन प्रतिस्पर्धियों के साबुन से बेहतर है, तो वो देखती है कि उनका मूल्य क्या है, और प्रतिस्पर्धियों के साबुन के मूल्य 20 रुपए और 30 रुपए के बीच हैं। तो अंजलि निश्चय करती है कि वो अपने साबुन को 35 रुपीस इस मूल्य पे बेचेंगी।
और आखिर में अंजलि को किन 2 बातों का फिर से चेक करना पड़ेगा कि प्रतिस्पर्धी के उत्पाद के अनुसार अपने उत्पाद के लिए मूल्य तो चुन लिया, पर पहले क्या ये न्यूनतम मूल्य से अधिक है। अगर आपको याद हो तो दूसरे चरण में हमने न्यूनतम मूल्य निकाला था। तो अब अंजलि याद करती है कि उसके लिए न्यूनतम मूल्य 25 रुपए थे। 35 रुपीज 25 रुपीज से ज्यादा है, इसलिए वो 35 रुपीज पे ही बेचती है। पर एक और चीज ध्यान में रखने लायक है कि आपने जो मूल्य रखा है, क्या ये ग्राहक के बजट के भीतर है। क्या ग्राहक इस मूल्य पे खरीदने को तैयार होंगे। और इसके लिए भी सबसे बेहतर तरीका है कुछ ग्राहकों से पूछने का या देखने का कि मार्केट में उसी मूल्य पे अलग उत्पाद बिक रहे हैं क्या। तो इसी तरह से आपको अपने उत्पाद या सेवा की सही मूल्य निर्धारित करना है। पहले 2 चरण हैं लागत प्लस विधि। इसमें आपको उत्पादन की कुल लागत के बारे में सोचना है और आपके वांछित लाभ के बारे में। और याद रखें कि वांछित लाभ समझदारी से सोचना है। अगर आप वांछित लाभ 70-80% रखेंगे तो शायद उसके अनुसार जो न्यूनतम मूल्य होगा वो कोई ग्राहक देने को तैयार नहीं होगा। तो आपने लागत प्लस विधि से एक न्यूनतम मूल्य चुन लिया। उसके बाद प्रतिस्पर्धी के उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत के साथ अपने उत्पाद की तुलना करेंगे। आपका उत्पाद उनकी उत्पाद से बेहतर है तो मूल्य ज्यादा रख सकते हैं। अगर आपका उत्पाद बदतर है तो आपको प्रतिस्पर्धी के उत्पाद से कम मूल्य पर ही बेचना पड़ेगा। और अंत में फिर से आपको 2 प्रश्न के जवाब के बारे में सोचना होगा। जो आपने मूल्य निर्धारित किया है, क्या ये न्यूनतम मूल्य से अधिक है। अगर न्यूनतम मूल्य से अधिक नहीं है तो दोबारा सोचिए, क्योंकि आपको वांछित लाभ नहीं मिलेगा। और क्या ये ग्राहक के बजट से के भीतर है। तो इस प्रकार आप अपने उत्पाद या सेवा का मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। अब गुणवत्ता क्यों महत्वपूर्ण है। हमने इतना वक्त गुणवत्ता के बारे में चर्चा करने में क्यों बिताया। अब गुणवत्ता के बारे में इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उत्पाद कानूनी या प्रमाणीकरण आवश्यकताओं को पूरा न करता हो और फिर उत्पाद बनाने के बाद भी आप इसको बेच नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो उत्पाद आप बना रहे हैं वो सब कानूनी और प्रमाणीकरण आवश्यकताओं को पूरा करता हो। जैसे कई बार अगर आप मान लीजिए लकड़ी के खिलौने बना रहे हो तो बच्चों के लिए, तो उसको ध्यान से बनाना पड़ता है ताकि उनके साथ खेलते हुए बच्चों को कोई चोट न पहुंचे। अगर आप खाद्य पदार्थों पे देखेंगे तो उन खाद्य पदार्थों से संबंधित कई कानून हैं और कई चीजों को पैकेजिंग पे पैक पे लिखना पड़ता है। जो वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं, शाकाहारी हैं, उन सब के पैक पे आपने वो हरे रंग का बिंदु देखा होगा, वो भी कानून अनुसार अनिवार्य है। अगर वो शाकाहारी न हो तो एक छोटा सा लाल बिंदु आ जाता है पैक पे। इस तरह से कई कानून अनुसार या प्रमाणीकरण आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। अगर आप गुणवत्ता के बारे में न सोचें तो हो सकता है कि उत्पाद न बिके क्योंकि ग्राहक उससे असंतुष्ट हो। अगर ऐसा होगा तो कई बार व्यवसाय की प्रतिष्ठा भी बिगड़ सकती है। लोग उस व्यवसाय को खराब गुणवत्ता वाला मानेंगे।
कई बार अगर आपने सोचा होगा तो किसी ने आपके आस पड़ोस में किसी दुकानदार के बारे में या किसी साइकिल रिपेयर शॉप के बारे में या कोई दूसरा पदार्थ बनाने वाली दुकान के बारे में ऐसा कहा होगा। और कई बार अगर आपने उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता के बारे में ध्यान से सोचा नहीं है तो बाद में उत्पाद बनाने के बाद या व्यवसाय शुरू करने के बाद खर्च बढ़ सकता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि शायद आपको उत्पाद को ठीक करने के लिए या सुधारने के लिए उस पर फिर से काम करना पड़े। क्या शायद आपको खराब उत्पाद रिप्लेस करना या बदलना पड़े, या नाराज ग्राहक को एक रिफंड देना पड़े, पैसे लौटाने पड़े। अगर आपके उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो कई बार वो बिकती नहीं है, फिर फुटकर व्यापारियों से आपको बिना बिका स्टॉक वापस लेना पड़ेगा, उसमें भी खर्च है। या जो कम गुणवत्ता का सामान है उसे बेचने के लिए आपको भारी भरकम डिस्काउंट या छूट देनी पड़ेगी, तो आपको घाटे में बेचना पड़ेगा। इन सब मुश्किलों से बचने के लिए बेहतर है कि आप शुरू में ही उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता के बारे में ध्यान से सोचें। अच्छा, अभी गुणवत्ता की परिभाषा हमने पहले देखी, अब देखेंगे गुणवत्ता के मानक क्या क्या हैं। सॉरी, सामान्य तौर पर गुणवत्ता के मानक 3 प्रकार से होते हैं, तो कई उनके प्रयोग के संबंधित होते हैं। जैसे खाद्य सामग्री के बारे में अच्छा स्वाद, साबुन पानी में आसानी से न घुले, कुछ ग्राहकों के लिए उसकी सुगंध जरूरी है। तो काफी सारे प्रयोग संबंधी होते हैं, जैसे कपड़ों में रंग जल्दी न निकले, जल्दी से रेशा उसका फटे नहीं। तो बहुत सारे जो हम साधारण तौर पे जो गुणवत्ता कहते हैं वो कई बार प्रयोग संबंधी होते हैं। दूसरे रूप और आकर्षण या सौंदर्य से संबंधित होते हैं, जैसे खाद्य सामग्री में अच्छी सुगंध, साबुन में भी अच्छी सुगंध। कुछ कानून अनुसार होते हैं या ग्राहकों की सुरक्षा या सेहत से संबंधित होते हैं, जैसे खाद्य सामग्रियों में मिलावट नहीं, स्वच्छता से तैयार किया हुआ। साबुन में कई बार अगर आप देखेंगे तो त्वचा से खराब करने वाली कोई नुकसानदायक रसायन नहीं। कई बार शैम्पू पे भी आप ये देखेंगे नो सल्फेट्स, नो पैराबेन्स, तो मतलब जो त्वचा को खराब करने वाले पदार्थ हैं वो इसमें नहीं है। तो अब आप व्यवसाय चला रहे हैं, आपने समझ लिया है कि गुणवत्ता, उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता बहुत जरूरी है। आपने ये भी निश्चित कर लिया है कि आपको उत्पाद में किस प्रकार की गुणवत्ता देनी है ताकि ग्राहक संतुष्ट हो, पर आप ये करेंगे कैसे? इसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं या चरण हैं। तो गुणवत्ता प्रबंधन के 4 मुख्य चरण हैं। सबसे पहले गुणवत्ता के मानकों को स्पष्ट तरीके से परिभाषित करना। ये इसलिए जरूरी है ताकि अगर मान लीजिए आप व्यवसाय अकेले भी चला रहे हो, तो आज के दिन आप जो बना रहे हो, जो आप कल बनाएंगे, जो आप परसों बनाएंगे, हर रोज उत्पाद की गुणवत्ता बिल्कुल वैसी होगी। ये जरूरी है। दूसरा, अगर आपके व्यवसाय में कई लोग काम करते हैं उत्पादन में, तो गुणवत्ता के मानकों को परिभाषित करना इसलिए जरूरी है ताकि सभी लोगों को मालूम हो कि आप गुणवत्ता को किस चीज को आप अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट समझते हैं
और आप किस प्रकार का उत्पाद बनाना चाहते हैं। वरना अगर हर इंसान गुणवत्ता की अपनी परिभाषा का इस्तेमाल करेगा तो एक दिन उत्पाद अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का बनेगा, दूसरे दिन उतनी ही कम गुणवत्ता का प्रोडक्ट बनेगा और आपके व्यवसाय की प्रतिष्ठा धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। इसलिए सबसे जरूरी पहला चरण है गुणवत्ता के मानकों को परिभाषित करना। दूसरा चरण है गुणवत्ता प्रक्रिया के चरणों को परिभाषित करना कि गुणवत्ता, हम अपने उत्पाद में गुणवत्ता को किस प्रकार से लाएंगे, उत्पादन की जो प्रतिक्रिया है उसमें किस किस चरण पर हम किस किस बात का ख्याल रखेंगे, ये भी आपको स्पष्ट परिभाषित करना है ताकि आपके साथ व्यवसाय में जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये समझना आसान है और वो हमेशा इस पे अमल कर सकें रोज। इसलिए इसको परिभाषित करना बहुत जरूरी है। तीसरा, गुणवत्ता की जांच करना कि ये आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आप कब कब गुणवत्ता की जांच करेंगे, कितने उत्पादों में जांच करेंगे, लेकिन जांच करना और रेगुलरली जांच करना बहुत जरूरी है ताकि आपको मालूम पड़े अगर कुछ भी गलती हो रही है उत्पादन की प्रतिक्रिया में। चौथा, समय समय पर गुणवत्ता को बेहतर बनाना, और ये अलग अलग तरह से हो सकता है। कभी कभी आपको बेहतर तकनीक के बारे में पता चलेगा, कभी कभी कोई उत्पाद को बनाने में जो रॉ मटेरियल है वो बेहतर हो जाएगा और आप उसको खरीद सकेंगे। लेकिन अगर आप गुणवत्ता बेहतर करने के बारे में सोचते नहीं रहेंगे तो ये सब नहीं होगा। इसलिए चौथा चरण है समय समय पर गुणवत्ता को बेहतर बनाने के बारे में सोचना और इस पे अमल करना। तो गुणवत्ता से संबंधित मुख्य बिंदु आपके सामने हैं। पहला, ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। और अच्छी गुणवत्ता को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? ग्राहक के दृष्टिकोण से। किस प्रकार का पदार्थ, उत्पाद या सेवा ग्राहक की मांगों को बेहतर पूरा कर सकेगा। गुणवत्ता में उत्पाद के प्रयोग संबंधी आकर्षण और सुरक्षा से जुड़े पहलू शामिल होते हैं। तीसरा, गुणवत्ता लगातार और नियमित तौर पर दी जानी चाहिए। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है कंसिस्टेंटली। तो अगर आज आपने अच्छी गुणवत्ता का पदार्थ दिया ग्राहक को, पर अगले हफ्ते जो आप बेच रहे हैं उसकी गुणवत्ता कम हो, तो क्या ग्राहक कुछ महीनों बाद संतुष्ट रहेंगे? और क्या आपके व्यापार की प्रतिष्ठा बनी रहेगी? इस बारे में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि गुणवत्ता लगातार और नियमित तौर पे दी जानी चाहिए। तो ये थी गुणवत्ता पे चर्चा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और प्रतिद्वंदियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो जिस प्रकार से गुणवत्ता में भी हमने सबसे पहले गुणवत्ता की परिभाषा से आरंभ किया, उसी प्रकार हम प्रतिद्वंदी विषय का भी आरंभ परिभाषा से करेंगे। प्रतिद्वंदी कौन है? तो प्रतियोगी या प्रतिद्वंदी वे अन्य व्यापार होते हैं जो हमारे जैसे या मिलते जुलते उत्पाद या सेवाएं बेचते हैं। तो अगर हम
रामू की टेस्टी टी शॉप की चर्चा करें तो उसके लिए प्रतियोगी हैं बाकी सब चाय के दुकान, छोटे बड़े जितने भी हैं। अगर आप अंजलि के साबुन बनाने की व्यवसाय के बारे में सोचें तो उसके लिए प्रतियोगी हैं और सब साबुन बनाने वाली कंपनियां, छोटी बड़ी जो भी हों। और ये बात स्पष्ट है कि किसी भी व्यापार में हमेशा प्रतिद्वंद्वी होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि प्रतियोगी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बहुत ही किस्मत वाले हैं तो शायद किसी कारणवश आज आपके व्यापार में प्रतियोगी शायद न हो, पर जरूर आगे जाके थोड़ी ही देर में प्रतियोगी आ सकते हैं उस बिजनेस में और आ जाएंगे। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि व्यापार में प्रतियोगी होते हैं और प्रतियोगी वे लोग हैं जो हमारे जैसा या मिलते जुलते उत्पाद या सेवाएं बेचते हैं। और प्रतियोगियों के बारे में हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ग्राहक को जो भी बेचें वह कम से कम प्रतिद्वंदी के ही जितना या फिर उससे ही बेहतर उत्पाद या सेवा होनी चाहिए, वरना ग्राहक प्रतियोगी से खरीद सकते हैं। इसलिए प्रतियोगी क्या कर रहे हैं उस पे हमें थोड़ी सी जांच पड़ताल करनी चाहिए, उन पे थोड़ी निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ग्राहक हमारे व्यवसाय से खरीदने की जगह प्रतिद्वंद्वी से खरीदे। दूसरा, हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम ग्राहक को बेच रहे हैं वो कम से कम प्रतिद्वंद्वी जो द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद या सेवा की तुलना में उतना ही अच्छा हो या उससे भी बेहतर हो। अभी मैंने कहा कि कम से कम हमें ये ध्यान में रखना की चाहिए कि जो हम बेच रहे हों वो प्रतिद्वंद्वी के उत्पाद या सेवा की तुलना में या तो समान हो या उससे बेहतर हो। तो हम प्रतिद्वंद्वी से बेहतर किस किस प्रकार से हो सकते हैं? अभी हर व्यवसाय के लिए इस प्रश्न का जवाब अलग होगा, लेकिन कुछ सामान्य या साधारण चीजें हैं जिनके बारे में हर कोई सोचता है जब प्रतियोगी से टक्कर की बात आती है। पहला, शायद आपके उत्पाद या सेवा की कीमत प्रतियोगी की से कम होगी। आप जो बना रहे हैं या जो सेवा दे रहे हैं शायद उसकी गुणवत्ता प्रतियोगी के उत्पाद की गुणवत्ता से बेहतर होगी। तीसरा, शायद आपके पास ज्यादा उत्पाद होंगे बेचने के लिए, या आपसे खरीद कर ग्राहक का शायद अनुभव बेहतर होगा। इन सब के उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप चाय की दुकान चला रहे हैं, तो आगे वही उदाहरण है, उसी को देखते हैं ध्यान से। पर यह बात याद रखनी चाहिए कि प्रतिद्वंदी से बेहतर बनने के कई तरीके हैं और हमें वही तरीका चुनना है जो हमारे व्यापार के लिए सबसे अच्छा हो। अभी मान लीजिए आप टेस्टी टी शॉप चलाते हो रामू की, जो हाईवे के पास है। आप यही स्लाइड देख के सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे चाय की कीमत कम कर देनी चाहिए, मुझे किसी तरह से अपना चाय और बिस्किट जो मैं बेचता हूँ उसकी गुणवत्ता बढ़ा देनी चाहिए,
या तो मैं ज्यादा अच्छी चाय बनाऊं, या मैं बेहतर क्वालिटी के बिस्किट अपनी दुकान पे रखूं। तीसरा, रेंज बढ़ा देना, मतलब और भी उत्पाद रखना जो ग्राहकों को पसंद हो। तो शायद चाय बिस्किट के साथ रामू समोसे वगैरह भी रख सकता है, बच्चों के लिए टॉफी रख सकता है, वगैरह वगैरह। चौथा, ग्राहकों का बेहतर अनुभव। तो शायद वो कुछ कुर्सियां भी रख सकता है, ताकि जो ग्राहक हाईवे पे चल रहे हों काफी समय से और थके हारे हों, वो आराम से कुर्सी पे बैठकर चाय पी सकते हैं। उन्हें खड़े होकर चाय पीने की जरूरत नहीं है। कई तरह से रामू अपनी चाय की दुकान में मिलने वाली चाय की गुणवत्ता बढ़ा सकता है प्रतिद्वंद्वी से बेहतर होने के लिए। वो अलग अलग तरह की चाय भी बना सकता है। ये इस पॉइंट नंबर 2 के नीचे आएगा। गुणवत्ता बेहतर करने के लिए वो अदरक चाय दे सकता है, वो अलग अलग मसाले वाली चाय दे सकता है, तुलसी चाय दे सकता है। रेंज बढ़ाने की सोचे वो नमकीन भी रख सकता है। तो कई कई चीज कर सकता है। अगर आप देखें तो बेहतर गुणवत्ता की चर्चा करते करते मैंने कुछ 8-10 तरीके बता दिए कि शायद रामू ये कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है, वैसा भी कर सकता है, वगैरह वगैरह। पर इनमें से रामू को कौन कौन से चीज करने चाहिए, इनमें से कौन कौन से उपाय उसके व्यवसाय के लिए लाभदायी होंगे, ये सोचना रामू के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे तो यही कुछ तरीके दोहराए गए हैं यहाँ पे कि रामू स्नैक्स सस्ते में देता है, वो स्नैक्स का स्वाद बेहतर कर सकता है, वो अपने प्रतिद्वंद्वी की तरह पकोड़े भी बेचने लगता है और उसके साथ मिठाई भी बेचता है जो उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं बेचता है। पर हर बार जब वो इन सब तरीकों से उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर कर रहा है या सेवा को बेहतर बना रहा है, तब उसके व्यवसाय में एक और फर्क आ रहा है। वो क्या है? और एक एक करके इन सब का उदाहरणों के बारे में सोचते हैं। रामू जब स्नैक्स सस्ते में देता है तो उसके व्यवसाय की आमदनी थोड़ी कम हो रही है। ग्राहक जरूर खुश होंगे, ज्यादा ग्राहक भी आएंगे शायद। तो रामू को देखना पड़ेगा कि कुल मिला के महीने के अंत में उसके व्यवसाय पे क्या फर्क पड़ा है। आमदनी बढ़ी है, मुनाफा बढ़ा है, कितना बढ़ा या कितना घटा, ये रामू को सोचना पड़ेगा। वैसे ही अगर हम कहते हैं कि रामू ने स्नैक्स का स्वाद बेहतर बना दिया, तो ये सोचना पड़ेगा कि उसने कैसे बेहतर बनाया होगा। या तो स्नैक्स बनाने की प्रतिक्रिया में कोई इम्प्रूवमेंट की है, कुछ अच्छी तरह से किया है, या स्नैक्स कैसे बनाए जाते हैं या जिससे बनाए जाते हैं वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेकर आ रहा है, या शायद स्नैक्स जिस तेल में तल रहा है वो अब अच्छे प्रकार का तेल ला रहा है। पर अगर ऐसा कर रहा है तो उसकी कुल लागत बढ़ रही है और इससे भी मुनाफा पे फर्क पड़ रहा है। तो उसको ध्यान से सोचना पड़ेगा कि इससे मेरे व्यवसाय को फायदा होगा या नहीं। अब नीचे तीसरे के बारे में आप खुद सोच सकते हैं, ये मैं आपके लिए रखती हूं। चौथा
क्या होगा यदि रामू की चाय की दुकान हाईवे पे स्थित है और वो सुंदर प्लेट और कप के ऊपर पैसे खर्च करने का निर्णय ले। वो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इन बातों को लिखकर एक बोर्ड भी लगाता है। इससे लागत, आय और लाभ पर क्या असर पड़ेगा? ये कुछ क्षणों के लिए आप सोचिए। उसने दो काम किए हैं, पहले तो सुंदर प्लेट और कप लाया है वो, और दूसरा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक बोर्ड भी लगा दिया है। तो पिछले 3 पॉइंट्स की तरह इस पॉइंट में भी सीधा असर उसकी लागत, आय और लाभ पर है। वो सुंदर प्लेट और कप अगर लहरा है तो इसमें खर्चा है, तो उसके कॉस्ट बढ़ गए हैं, उसकी प्रॉफिट्स या लाभ कम हो जाएगा। बोर्ड भी उसने अगर कहीं से खरीदा है तो इससे भी उसकी लागत बढ़ गई है। अभी उसको ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों चीज करके उसकी मासिक आय कितनी बढ़ी और उसके मासिक लाभ पे क्या फर्क पड़ा। इसलिए गुणवत्ता बेहतर करने के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें बहुत ध्यान से सोचना पड़ता है। आमतौर पर प्रतिद्वंद्वी से बेहतर उत्पाद या सेवा का निर्माण करने और प्रकट करने में अतिरिक्त खर्च आता है। ग्राहकों और उसके बाद ग्राहकों को ये बताने पर भी खर्च आता है। तो गुणवत्ता बेहतर कराना इतना आसान काम भी नहीं है। इसलिए एक व्यापार को सिर्फ उन सुधारों पर ही ध्यान देना चाहिए जो कि लक्षित ग्राहकों के प्रकारों के लिए मूल्यवान है या महत्वपूर्ण है। अभी जो हमने रामू के चाय की दुकान का उदाहरण देखा, उसी के बारे में सोच लीजिए। मान लीजिए कि वो हाईवे पर है, पर ऐसी जगह पर है जहां पर उसके अधिकतर ग्राहक ऐसे लोग हैं जिनकी आय या आमदनी ज्यादा नहीं है। उनको अच्छी चाय चाहिए, कड़क चाय चाहिए, अच्छे बिस्किट चाहिए, कभी कभी समोसे या पकोड़े चाहिए, पर उनको साधारण से कप और प्लेट में भी चलेगा। उनको ज्यादा महंगे कप प्लेट में नहीं चाहिए। तो अगर रामू इन लोगों के लिए, ऐसे ग्राहकों के लिए महंगे कप प्लेट खरीद कर लाता है तो उससे क्या फायदा होगा? उसके दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या तो बढ़ेगी नहीं और ऊपर से उसकी लागत बढ़ जाएगी। इसलिए हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे लक्षित ग्राहकों के लिए गुणवत्ता बढ़ाने का कौन सा पहलू या कौन सा सुधार बेहतर है, महत्वपूर्ण है। मान लीजिए इसी चाय की दुकान पे शहर के बहुत सारे लोग जो हाईवे पे चल रहे हो अपनी गाड़ियों में, वो रुकते हैं अपने बच्चों के साथ और इनको अच्छे कप प्लेट, साफ कप प्लेट, और जो बिल्कुल भी कहीं पर उनपे जो रंग है वो फेड नहीं हुआ है, कहीं पर थोड़ा सा कोने में टूटा नहीं है, बिल्कुल अच्छे नए जैसे कप प्लेट में खाना पीना है। अब अगर रामू की दुकान में आने वाले अधिकतर लोग इस प्रकार के ग्राहक हैं तो शायद अगर वो नए कप प्लेट लेकर आता है तो उससे ज्यादा ग्राहक आएंगे, क्योंकि प्रतियोगी की दुकान पे कप प्लेट की सफाई और उनके सौंदर्य से वो इतना संतुष्ट नहीं है। तो इस प्रकार के ग्राहक समूह के लिए नए कप प्लेट पे पैसे खर्च करना शायद फायदेमंद है।
तो इस प्रकार से हर व्यवसाय को सोचना पड़ेगा कि प्रतिद्वंदी से बेहतर उत्पाद या सेवा का निर्माण करने और प्रकट करने में अतिरिक्त खर्च आता है, तो हमेशा इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा और एक व्यापार को सिर्फ उन सुधारों पर ही ध्यान देना चाहिए जो कि लक्ष्य ग्राहकों के प्रकारों के लिए महत्वपूर्ण है। और ये कहने के बाद प्रश्न ये सीधा उठता है कि व्यापार को ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन से सुधार हैं जो लक्ष्य ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो हमें लक्ष्य ग्राहकों के प्रकारों की आवश्यक जरूरतें कौन सी हैं और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किन किन सुधारों की आवश्यकता है, ये समझना जरूरी है। इसलिए व्यवसाय चलाते समय ये बहुत जरूरी है कि हम अपने लक्षित ग्राहकों को अच्छी तरह से समझें, उनकी आवश्यक जरूरतों को समझें, तब हमें पता चलेगा कि उन्हें अपने व्यवसाय की तरफ आकर्षित करने के लिए किन किन सुधारों की आवश्यकता है। अभी एक और उदाहरण देख लेते हैं कि प्रतियोगी या प्रतिद्वंद्वी से बेहतर होने का अर्थ। हमने अभी रामू की टेस्टी टी शॉप देखी जो उत्पाद का उदाहरण था। अभी एक ट्रेडिंग या क्रय विक्रय के व्यवसाय का उदाहरण देखते हैं और एक सेवा के व्यवसाय का। अभी मान लीजिए कनकू जी की एक किराने की दुकान है, तो वो अपने प्रतियोगियों से बेहतर किस किस प्रकार से बन सकती हैं। बस कुछ सुझाव दिए गए हैं, इसके अलावा अन्य कई सुझाव हैं, पर क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमने बहुत सारे सुझाव नहीं लिखे हैं, बस 2 ही लिखे हैं। तो उदाहरण के तौर पे कंकु शायद अपनी मोबाइल फोन पर ऑर्डर ले सकती हैं और सामान घर पर डिलीवरी कर सकती हैं ग्राहकों के लिए। दूसरा, वो जब सामान खरीदने के लिए बड़े शहर जा रही हो, उसके पहले ही अपने ग्राहकों से खास ऑर्डर ले सकती हैं कि उनको किन किन विशेष वस्तुओं की जरूरत है और उनको लेकर आ सकती हैं। इससे भी इनके ग्राहक काफी संतुष्ट हो सकते हैं। एक और उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए सुंदरी गारमेंट्स नाम की दुकान है जो अलग अलग प्रकार के कपड़े बेचते हैं। ये प्रतियोगियों से बेहतर कैसे हो सकते हैं? एक सुझाव ये है कि वो ग्राहक द्वारा लाए गए पोशाक की तस्वीर के आधार पर पोशाक सिलकर तैयार कर सकते हैं। दूसरा, कुछ ग्राहकों के लिए वो कुछ अतिरिक्त राशि के लेकर 2 दिन में फटाफट जल्दी सीलकर डिलीवरी कर सकती हैं। इसके अलावा और भी कई उपाय होंगे, पर यहाँ पर उदाहरण के तौर पे हमने 2 दिए हैं। तो मुख्य बिंदु क्या है? प्रतिद्वंद्वी से बेहतर होने के कई तरीके हैं, लेकिन एक व्यापार उन सभी तरीकों पर ध्यान नहीं दे सकता है और न ही सब पर अमल कर सकता है। इसलिए हमें उनमें से ध्यान से सोचना चाहिए और आवश्यक जरूरतों पर प्रतिद्वंदी की बराबरी करना जरूरी है। इनके अलावा और कौन सी जरूरतों पर हम प्रतिद्वंदी से बेहतर बनेंगे, ये हमें बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। अभी आगे एक असाइनमेंट है जिसको मैं समझा देती हूँ, पर ये आपको खुद ही सोचना है इसके बारे में, ताकि हमने पिछले 1 घंटे में जो भी सुना है वो आपको स्पष्ट हो जाए। ये बहुत आसान है। वैसे आप या तो अपने व्यवसाय के बारे में सोचिए
या आपके किसी मित्र या परिवार वाले के व्यवसाय में सोचिए, के बारे में सोचिए। उस व्यवसाय के लिए आपको इन 4 विषयों पे सोचना है। पहले, विभिन्न प्रकार के संभावित ग्राहकों को पहचानिए। किस किस प्रकार के ग्राहक इस व्यवसाय से उत्पाद या सेवा खरीद सकते हैं या खरीदने को तैयार होंगे। दूसरा, जिस प्रकार के ग्राहकों को आपने चुना है, अब इनकी आवश्यक जरूरतों की पहचान कीजिए। तीसरा, इनके आवश्यक जरूरतों को पहचानने के बाद आप ये निर्धारित कीजिए कि आप किस प्रकार के उत्पाद या सेवाएं देंगे। और चौथा, ये चर्चा कीजिए कि आपकी उत्पाद या सेवाएं प्रतियोगी से कैसे बेहतर हो सकते हैं। ये आखिर में जो लिखा है इस पे आप ध्यान मत दीजिए, पर इन 4 पॉइंट के बारे में आप जरूर सोचिए और हो सकता है तो इन चारों से रिलेटेड जो आपके सुझाव हैं वो कहीं लिख भी लीजिए और दोबारा 1-2 दिन बाद इनके बारे में फिर से सोचिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो अभी हमने 2 विषयों पे विस्तार से चर्चा की। पहली गुणवत्ता और दूसरी प्रतियोगी, और प्रतियोगी से किस प्रकार से हम बेहतर हो सकते हैं। ये लेसन अब यहीं पे खत्म होता है। नमस्ते।